Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम चल के देखने वाले हैं फेस टू फेस की एक नई वीडियो जिसमें ये सावरकर और भी कुछ लोग हैं उनके ऊपर इन्होंने बात करी है। चल के ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बताना चाह रहे हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, शायद ये नाम है ना इनका। लोगों ने कहा था कि नसरुद्दीन शाह के कज़न भी हैं आई गेस, और ये बहुत जाने वाले लॉयर भी हैं। चल के वीडियो देखते हैं और देखते हैं आखिर क्या बात हो रही है। 3, 2, 1। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? दोस्तों, आजकल नहीं, काफी दिन से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें मुझसे कम से कम मुसलमान भाई बहुत से कहते हैं कि यार तू ये क्या हिंदू मुसलमान करता रहता है, काम की बात कर, इसकी बात कर, हिंदू मुसलमान की क्यों बात करता है? जब तक मुसलमान है तब तक तेरी दुकान चल रही है। भाई ऐसा है, मुझे हंसी इस बात पर आती है कि मुझसे ये उस कौम के, या यूं कहो मेरी कौम के, ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने 70 साल इस देश में काम की बात नहीं करी। 70 साल बेफालतू की चीजों में उलझे रहे, तुष्टीकरण का लॉलीपॉप चूसते रहे। ठीक, सही बात है। आज 2014 के बाद उन लोगों में एकदम से बड़ी अकल आ गई है। इन्फ्लेशन, जीडीपी, महंगाई, एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल डेफिसिट, डॉलर की वैल्यू, पेट्रोल की वैल्यू, ठीक, इनमें बहुत अकल आ गई है। अब ये बताओ कि कुल मिला के कि अगर यही काम की बातें तुम 70 साल कर रहे होते तो पता नहीं कौम आज कहाँ की कहाँ होती। सही बात है। जो बातें 2014 के बाद आके मोदी ने आप लोगों को सिखा दी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को मुझसे ये परेशानी होती है कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं, आपको ओवैसी जैसा आदमी चाहिए जो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करे। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये बताओ, मैं यहां नाम लेके बात कर रहा हूं, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक, वीर था या नहीं था, ये मुसलमानों तुम्हारे लिए काम की बात है या नहीं है? सही बात है, ये जरूरी है जानना। अब ये तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात हो जाएगी क्योंकि ये नरेटिव, इस पे विवाद तुमको सूट करता है। जो चीज तुम्हें सूट नहीं करती वहां कहते हो अरे यार क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, सही बात। मुसलमान के नाम पर दुकान चला रहे हो। काम की बात करो, काम की बात करो, काम की बात करो। अब सुनो, तुम्हारा नेता बैरिस्टर जाहिलिया उर्फ रज़ाकर ओवैसी, दोस्तों नया नामकरण हुआ है इसका, रज़ाकर ओवैसी। सुनो इसने सावरकर के बारे में क्या बोला। वजीर दिफा ने यह कहा कि सावरकर ने जो अंग्रेजों को माफीनामे के खत लिखे थे वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलेमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे। कोई भी एक खत इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी की भीख मांगी। तो सुना, अब मुसलमानों एक बात बताओ, अगर सावरकर की बात हो भी रही है मान लो, तो इसमें मौलाना फजले खैराबादी कहां से आ गए? इसमें मौलाना मदनी कहां से आ गए? ये कौन है ये मौलाना? आज तक तुमको कोई ऐसा जनसंघी या भाजपाई या राइट विंग का आदमी मिला जिसने ये कहा हो कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने इस देश का साथ नहीं दिया था? कोई मिला? आज तक नहीं मिला होगा ना। तो अगर मान लो कि सावरकर पे मुद्दा बात चल भी रही है, वो वीर था या नहीं था, तो इसमें मौलाना खैराबादी, मौलाना मदनी कहां से आ गए? मैं बताऊं ये बार बार ये ओवैसी के नाम क्यों लेता है, इससे पहले भी मैंने इसकी एक स्पीच सुनी थी। ये रज़ाकर ओवैसी इस मारे नाम लेता है, ये 2-3 चीजें इसमें ये भी साबित करना चाहता है और मुसलमान इस बात से खुश होता है। एक तो वो ये साबित करना चाहता है खामखां कि मुसलमानों ने की आजादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो सबने दी, नहीं कर रहा, तो सबने दी। किसी को डिनाई करते सुना? आरएसएस तक ने भी इस बात को क्या डिनाई किया, या जनसंघ ने, या किसी ने भी, अडवाणी ने, मोदी ने, योगी ने नहीं किया ना। तो उड़ता तीर काहे पकड़ लेते हो, काहे बीच में कूद जाते हो कुश्ती लड़ने के लिए? ये जो नाम इस तरह से लिए जाते हैं और सावरकर को टारगेट किया जाता है ज्यादातर, इसके 1-2 कारण हैं जो मैंने सोचे। एक कारण तो इसमें जनसंघ से खीस है जो 2014 के बाद मुसलमानों की जनसंघ से निकल रही है। आगे 2014 में हुआ था, बस 275 पहुंच गया मोदी। अब एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, वो 203 पर 303 पर पहुंच गया। इधर कितने राज्यों में सरकार आ गई, इधर योगी जैसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया, 322-23 विधायक लाके। तो एक तो मोटा मोटा इसका कारण ये है कि ये सब बातें बोल के
खामोखा मुसलमान को खुशी होती है। अच्छा, मुसलमान को भी खामोखा ही खुशी होती है। जैसे हमको बताएं, केजरीवाल जीत गया तो खुश, खामोखा। कोरोना में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो खुश, खामोखा खुश। ठीक, सावरकर वीर नहीं था ये डिस्कशन करके खुश, खामोखा खुश। तो एक तो इस बात सर, हाँ, किसान आंदोलन चल रहा है खुश, ये तो बकवास है। नहीं, खामखा की बात में खुशी होती है, और जब बोलो तो कहते हैं काम की बात करो, काम की बात करो। तो एक तो ये रीजन है जनसंघर्ष से खीस। दूसरा, इस तरह की बातें करके कि फजले खैराबादी और मौलाना मदनी ने किया था, खामखा। अभी भी मुसलमान ये साबित करना चाहता है, रज़ाकर ओवैसी जैसा, उसके छोटे भाई जैसा, जूनियर जहलिया, कि ये हिंदुस्तान पे हमारा हक है। और ये हक नहीं साबित करना चाहते, ये साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हक ठीक है, सही बात, पर ये साबित करना चाहते हैं हमारे बाप का है। तो खीस तो भैया निकलती रहेगी जब तक ये सत्ता में रहेंगे, तुम्हारी इनसे खीस रहेगी। पिछले 50 साल से मुसलमान का एक काम है, गाली खाना और गाली देना, ठीक, और दूसरों को कोसना, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे। सही बात है। और खामखा की बातों में खुश होना, ये जो इनका आइडिया है वो कुल मिलाकर कि हम ये दिखाएं कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, जबकि सवाल कोई नहीं उठाता। यार, जिनका तुम नाम ले रहे हो, जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन था, उसमें ये बार बार मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूं, वो अपना हिस्सा लेके चले गए भाई। सही बात है। अगर किसी को कोसना है तो उन मुसलमानों को कोसो जो आजादी की लड़ाई का फल लेके इस देश से चले गए। सही बात है। बार बार बोलता हूं मैं, पाकिस्तान बन गया यार है। मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा, बहुत बहादुरी से लड़ा, पहाड़ियां जीत ली, दुश्मन के लोहे के चने चबा दिए। सरकार ने पूछा भाई आपको क्या चाहिए, ये सरकार ने पूछा नहीं, मैंने पहाड़ी से उतर के बोला साहब मुझे एक तो 10 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे परमवीर चक्र चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए। हमने सब आपको दे दिया, बड़ा आसान भाषा में समझा रहा हूं। उसके बाद आपने कहा ना मैं परेड में आऊंगा, ना मैं सीनियर को सलूट मारूंगा, ना मैं प्रैक्टिस पर जाऊंगा, ना मैं सुबह उठूंगा, ना मैं वर्दी पहनूंगा। और जब किसी ने कहा कि यार आप क्या कर रहे हो, आप डिसिप्लिन कर रहे हो, तो चुप रहो, मैंने तो कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। अरे कारगिल की लड़ाई का कोई अधिकारी भी कब तक फल खाता रहे? सही बात है। इसी तरह हम मुसलमान आजादी की लड़ाई का कब तक और कितनी तरह का फल खाते रहेंगे? खा लिया ना एक बार फल, तो गलती उनकी थी, उनको रोकना चाहिए था उस जमाने में, 1947 में, 1950 में सड़कों पे निकलना चाहिए था। और ये तो हो गई पूरा इसका लब्बो लबाब कि ये क्यों इस तरह से बोला जाता है। अब आगे बात चलते हैं रज़ाकर ओवैसी पर। यार कोई बोले सावरकर पर वो वीर था या नहीं था, मैं कहता हूं कोई बोले, इस डिस्कशन को कोई करे, काला कुत्ता करे, पर ये रज़ाकर ओवैसी ना करे। इसका डीएनए पहले भी मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। इसका क्या डीएनए है मालूम है? ये जो आदमी सावरकर पर उंगली उठा रहा है, जिसने 4 साल अपने कंधे पर पटरा रख के तेल निकाला था अंडमान निकोबार में, ये लोगों को नहीं पता शाटिका का पेन होते हुए सावरकर वाज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट शाटिका पेन। और जिनको शाटिका होता है उनको पता होता है कितना दर्द इसमें आदमी को दर्द झेलना पड़ता है। 1925 में, इसकी मैं डीएनए बताऊं इस आदमी का, इस बज़ात का, रज़ाकर ओवैसी का। जब 1925 में MIM बनी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका एक मिलिशिया विंग बना जिसका हेड था हैदराबाद का वो कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी का बहुत पक्का मित्र था, लंगोटिया यार, अंडरवियर फ्रेंड। ओह शिट। ठीक, वो हिंदुस्तान की टेक्निकली दूसरी मिलिशिया विंग थी। पहली थी जो मुस्लिम लीग ने नेशनल गार्ड्स बनाए थे, जिनका काम था उन मुसलमानों को मारना जो भारत के साथ रहना चाहते थे। इन्हीं लोगों ने अल्लाह बख्श, जो बलूचिस्तान प्रोविंस का जो प्राइम मिनिस्टर था, उनको मारा था। पहली वो थी। अब दूसरी थी कौन सी? रज़ाकर की मिलिशिया विंग। रज़ाकार। इन लोगों ने आजादी के बाद साउथ में
वेस्ट पाकिस्तान बनाने के लिए, साउथ पाकिस्तान बनाने के लिए, वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान हाँ। था, साउथ पाकिस्तान बनाने के लिए भारत की फौज से जंग लड़ी थी, जंग। दक्षिण के हिंदू, तेलंगाना, हैदराबाद के हिंदुओं को और मुसलमानों के साथ कत्लेआम किया था, लूट मचाई थी। किसने? कासिम रिजवी ने। और कासिम रिजवी कौन थे? इस रज़ाकर ओवैसी बैरिस्टर जहालिया के सगे दादा के पक्के मित्र। जब ऑपरेशन पोलो में लोगों को कूट कूट के कुत्तों की तरह मारा गया और इन्हें अपनी औकात बता दी गई और रिजवी को जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उसने भी पैर पकड़े थे सरकार के। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था, वल्लभ भाई पटेल। मुझे बख्श दो, तो उसको एक मोहलत दी गई कि चल भाई तू निकल और 48 घंटे के बाद तू पाकिस्तान का तुझे बॉर्डर पार करा दिया जाएगा। ये ओवैसी अपने दादा के दोस्त का नाम नहीं लेता कि उसने भी पैर पकड़े थे जनरल्स के कि मेरी जान बख्श दो। जब वो जा रहा था पाकिस्तान, तो उसने अपना पूरा नेटवर्क की जिम्मेदारी, जैसे कहते हैं ना, अब हम तो चलते हैं तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसने अपने रज़ाकर वतन की जिम्मेदारी पता है किसको दी थी? इसके दादा को। इस ओवैसी के सगे दादा को, जो उसके पक्के मित्र थे। सोचो कितने पक्के मित्र होंगे इस ओवैसी के सगे दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी, जिसको रज़ाकर रिजवी ने भारत छोड़ने से पहले पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडओवर किया था। 1955-55 की बात है ये। फिर इनको लगा कि अब तो पाकिस्तान बनना नहीं है, अब तो खत्म, अब तो हिंदुस्तान में ही रहना पड़ेगा। हमारा सपना कि हम पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान बनाएं, वो तो मट्टी में मिल गया, वो तो ऑपरेशन पोलो में उसका तो काम लग गया। तो इन्होंने कहा कि अब भारतीय बन जाओ। तो इन्होंने MIM का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दिया। ये सरगना है ओवैसी, ये इतिहास है AIMIM का। ये मैंने पढ़ा है। ये आदमी, ये दो कौड़ी का आदमी, जिसकी नस्लों ने भारत के खिलाफ 1947 के बाद जंग लड़ी है, भारत से अलग होने के लिए, दक्षिण भारत में वेस्ट साउथ पाकिस्तान बनाने के लिए। वो आज सावरकर पे सवाल पूछ रहा है। मैंने बोला काला कुत्ता पूछे मुझे मंजूर है, पर ये रज़ाकर ओवैसी ना पूछे। इसकी नस्ल, इसका DNA इस देश का दुश्मन है। ये तो आज मजबूरी में जाके पाकिस्तान को कुछ बोल देता है कि इंडिया इज ग्रेट एंड आप इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तानी मुस्लिम से, और यार हिंदू तुम लोग खुश हो जाते हो, बड़े बेवकूफ हो। इसकी हिस्ट्री पढ़ो पहले। ये देश के दुश्मन रहे, देश के दुश्मन, तुम्हारी फौज के दुश्मन, आजादी के दुश्मन, भारत के दुश्मन, सगे दादा। कोई दूर के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक? तो ओवैसी, रज़ाकर ओवैसी जो भी बोले सावरकर पर तेरे हाथ जोड़ू, तू ना बोल। तू इस लायक नहीं है कि अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी ले। तो इसीलिए मुसलमानों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम कहते हो कि काम की बात करो, काम की बात करो, इधर उधर की बात का मतलब क्या, तो सावरकर वीर था या नहीं था, इससे भी तुम्हारा कोई मतलब नहीं। सही बात है। और जितनी काम की बात, इन्फ्लेशन की बात, नौकरी की बात, पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे हो, अगर कल को इस देश में जनसंघ आइडियोलॉजी ना रहे और तुम्हारे हिसाब से सेक्युलर सरकार आ जाए, उससे भी इतने ही सवाल पूछना जितने आज मोदी सरकार से या जनसंघ से पूछते हो। फिर से कहता हूं, काश तुमने 70 साल इतने सवाल पूछे होते तो आज कौम यहाँ की वहां होती। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और फिर से आखिरी बार बोलूंगा, रज़ाकर ओवैसी काला कुत्ता भले इस चीज को डिस्कस करे, तू कभी डिस्कस ना करियो कि सावरकर वीर था या वीर नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। एनीवे, वीडियो हैज़ बीन ओवर। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में ही बताया है कि मैं ओवैसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वही है, ओवैसी मुस्लिम 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 करता है, मुसलमानों का एक मुस्लिम वाला गेटअप है, मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करता है। मुझे कोई भी रिलीजियसली पॉलिटिकल लीडर पसंद नहीं आता है, जो बात है। मुझे ऐसे पॉलिटिकल लीडर आते हैं पसंद जो कि डेवलपमेंट की बात करें, अच्छी चीज़ों की बातें करें। रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप कोई लीडर देख रहे हो तो आप वो देखो कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो
कितना डेवलपमेंट लाएगा, वो कितना इम्प्रूव करेगा, ना कि वो मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है जो भी है। तो ये पहली चीज़ है। ओवैसी के बारे में मैं जान रहा था कि MIM ये जो ये मुस्लिम लीग की पार्टी है, इसका क्या रिलेशन था रज़ाकार से, ऑल इंडिया पहले बाद में कैसे बना, और ये जो रज़ाकार जो लोग थे बेसिकली हैदराबाद के, उन्होंने अपनी आर्मी क्रिएट कर ली थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन रिलीज़ करा। वो ऑपरेशन का नाम मुझे याद नहीं है, फिर उन्होंने हैदराबाद में अटैक करवाए। बाद में जाके वहाँ का जो बंदा था उसने कहा कि ठीक है भैया, हैदराबाद और ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सब आपकी है, हम कुछ नहीं इसमें करना चाहते हैं। तो ये बात जो इन्होंने कही वो बिल्कुल सही कही है, ये मैंने खुद पढ़ा है। वल्लभ भाई पटेल का रोल इसमें बहुत बड़ा था, हैदराबाद का इंडिया से अलग नहीं होने का। वरना अगर नेहरू जी कोई एक्शन, नेहरू जी तो शांत होते, हैदराबाद भी अलग हो जाता, पर वो वल्लभ भाई पटेल की वजह से हैदराबाद आज भी इंडिया का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया था इसके अगेंस्ट। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने ये बोली कि देखो भाई, जो मुस्लिम लोग जा चुके हैं पाकिस्तान, उनको उनका गिफ्ट मिल चुका है, तो अब इसमें ये बात सच है कि देखो हम सब इंडियन हैं, और हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि या वी आर वेरी प्राउड इंडियन, बट कोई किसी को ये ना कहे कि तुम इंडियन नहीं हो, ये नहीं हो। जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 में से 40 मुस्लिम चले गए उधर तो 60 मुस्लिम का भी लाइबल है। दैट्स नॉट द फैक्ट। अगर 100 हिंदू में से अगर 40 हिंदू कोई और बातें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 60 हिंदू भी उसी की बातें कर रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपना ओपिनियन अलग रखता हूँ, ऐसे मैं इस ओपिनियन की बात नहीं मानता, क्योंकि वो जो लोग बॉर्डर के उस पार गए हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू मी, माई ओपिनियन इज डिफरेंट देन देयर ओपिनियन। Yes, definitely I'm an Indian and I'm very proud Indian. My lineage is Indian, my purvaj is Indian, and I'm very happy to be belongs to a nation, belongs to a nation which has a lot of diversity, a lot of respect, a lot of different religion, and वो हर किसी की इज्जत करते हैं। एक अपना महान कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ पे। तो जो लोग पाकिस्तान की तरफ गए, डेफिनेटली हमें उनको वापस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने CA/NRC का रूल में ये लिखा है कि हम मुस्लिम को नहीं लेंगे, बाकी माइनॉरिटीज़ को लेंगे। ये इसलिए भी जायज़ है, इसलिए भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो लोग अपना हिस्सा लेके जा चुके हैं, अब उनका यहाँ आना कोई लॉजिक नहीं बनता है। पर हम यहाँ के नागरिक हैं और हम नहीं गए उस तरफ, हम इससे किसी का एहसान नहीं कह रहे कि हम नहीं गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जिसको ऑप्शन दिया गया वो गया। जिसको काफ़ी हिंदू भी रहे थे उस तरफ, वो लोग नहीं आए इधर, काफ़ी सिख भी रहे थे उधर, वो नहीं आए इधर। अब उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो एक अलग बात है, पर उस टाइम पे जब ऑप्शन था तो वो लोग भी छोड़ के नहीं आए। समझ रहे हो ना आप? तो वही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जिनका मन था गए, जिनका मन था नहीं गए, भाई जाहिर सी बात है। बाकी जितने मुस्लिम लोग नहीं गए, हिंदू लोग नहीं गए, सिख लोग नहीं गए, जिनकी प्रॉपर्टी जो है फिर भी छोड़ के आ गए, ऐसी बात है, वी डिसाइड टू स्टे ओवर दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, नॉट दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। तो ये हर किसी को अपना अपना चॉइस था, ठीक है। तो सिर्फ ये कि कुछ चंद मुस्लिम उधर चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब कि एक शार्क जो होता है वो पूरे समुद्र का डिसीजन नहीं लेता है। तो अगर एक दो मछली डिसीजन लेती है तो डजन जस्टिफाई कि पूरा समुद्र वही डिसीजन लेगा, ये गलत बात है। एनीवे, वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। ओवैसी को आप प्लीज़ फॉलो मत करना, बहुत ही बेकार और गधा आदमी है। इट्स जस्ट लाइक ए वेरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन, वी शुड नेवर फॉलो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।